आखिर कॉफ़ी हाउस संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ और कॉफ़ी हाउस की बुनियाद कहाँ से पड़ी? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पीआरएम और इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव की मिली-जुली कोशिशों से पैदा हुआ इंडियन कॉफ़ी हाउस ने अपनी ज़िंदगी लोहे के खंभे पर तने शामियाने से शुरू की थी। जी हाँ, इसी शामियाने के कारण इस कॉफ़ी हाउस को टेंट का उपनाम मिला था और यह पूरा ढांचा था और उसमें पत्थर की दीवारों या बाकायदा दरवाज़ों जैसी चीज़ों का कोई इंतज़ाम नहीं था। बावर्ची खाना, एक स्टोर, लेडीज़ रूम के तौर पर थिएटर, कम्युनिकेशन बिल्डिंग वालों ने कुछ कमरे दे दिए थे, जबकि कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने के लिए बैठने का इंतज़ाम ककड़ों और कोकरों से भरे अहाते में शामियाने के तले किया गया था। शामियाने के बाहर 4 फुट की एक दीवार थी। भीड़ बढ़ने पर ग्राहक खाने पीने और गपशप के दौरान बैठने के लिए उसका भी सहारा ले लिया करते थे। वैसे कुर्सियों की कमी अक्सर पड़ जाया करती थी। शामियाने के एक कोने में सिगरेट, पान, सॉफ्ट ड्रिंक भी आपकी खिदमत में तैनात किए गए थे। यहाँ तक कि इनमें से एक स्टॉल पर आपको इवनिंग न्यूज़ की प्रतियां भी मिल सकती थी। कॉफ़ी हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 122 सदस्य इसे चला रहे थे। इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव 1959 से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉफ़ी हाउस पहले से ही चला रहा था। उसी समय सीपीआई के सदस्य और कॉफ़ी वर्कर्स ट्रेड यूनियन के नेता ए.के. गोपालन के नेतृत्व में इस कोऑपरेटिव का गठन किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉफ़ी हाउस अपने सदस्यों को रोजगार मुहैया कराने की इस कोऑपरेटिव की पहली कोशिश थी। इस कोऑपरेटिव में ज़्यादातर वही लोग थे जिन्हें 1956 में इंडियन कॉफ़ी हाउस बोर्ड ने नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय बोर्ड के कॉफ़ी हाउसों को बंद करता जा रहा था। मंत्रालय का कहना था कि ये कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी की लोकप्रियता बढ़ाने के अपने बुनियादी काम को पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी बोर्ड के कामगारों ने ए.के. गोपालन के नेतृत्व में मंत्रालय के इस फैसले का जमकर विरोध किया, मगर इस देशव्यापी विरोध के बावजूद अफसरशाही अपने रुख पर अड़ी रही। अंततः गोपालन ने सुझाव दिया कि इन कामगारों को कोऑपरेटिव के तौर पर अपने बूते कॉफ़ी हाउस शुरू करना चाहिए। नतीजा 1958 में बेंगलोर में पहला कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन कराया गया और देखा देखी पूरे देश में इस तरह के कोऑपरेटिव बनने लगे। दिल्ली में 20 अक्टूबर 1959 को कोऑपरेटिव का पंजीकरण कराया गया। यह कोऑपरेटिव तभी से कई कॉफ़ी हाउसों को चला रहा है। इसके कॉफ़ी हाउसों की फहरिस्त में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, एनटीपीसी, बदरपुर संयंत्र के कॉफ़ी हाउस भी शामिल हैं। इसके अलावा निर्माण भवन, जीबी पंत अस्पताल, आईपी भवन, विकास भवन आदि इमारतों में बहुत सारी कैंटीनें यही कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहा है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता केवल कोऑपरेटिव के कर्मचारियों को ही दी जाती थी। सदस्यों का कहना है कि कई लोगों ने अपने कोऑपरेटिव को कामयाब बनाने के लिए अपनी बीवियों के गहने जेवर तक बेच डाले थे। उनको एक बार फिर रोजी रोटी का जरिया मुहैया करवाने के लिए यह कोऑपरेटिव उनके लिए परिवार की तरह बन गया था और इसीलिए आगे चलकर नए सदस्यों की भर्ती भी व्यक्तिगत सिफारिशों और जान पहचान के आधार पर की जाने लगी। सरकार से कोई आर्थिक सहायता न लेते हुए यह न केवल कोऑपरेटिव इतने लंबे समय तक कायम रहा, बल्कि इसने खासा मुनाफा भी कमाया। 10 बेंगलोर स्थित दिल्ली यूनिट का दफ्तर बाद में ऑल इंडिया कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन का मुख्यालय भी बना। कोऑपरेटिव के स्वर्णिम दौर में टेंट कॉफ़ी हाउस इसको ऑपरेटिव का भी निर्माण किया गया। कनॉट प्लेस के बीच में शहर में होने के कारण कोई उससे बचकर नहीं जा सकता था, जबकि उसकी काम चलाऊ शक्ल सूरत फासलों को तोड़कर दोस्ताने अंदाज में लोगों को अपनी तरफ बुलाती थी। बिना किसी दरवाजे और फाटकों के यह कॉफ़ी हाउस कनॉट प्लेस के बीचों बीच सेंट्रल पार्क में दूर तक पसरा हुआ था। जब तक दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था काफ़ी सुधर चुकी थी और लोगों के पास आवाजाही के कई विकल्प खुल गए थे। अब आप डीटीसी की बस में 30 पैसे का टिकट लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय से कनॉट प्लेस जा सकते थे। कालका जिया साउथ एक्सटेंशन से
कनॉट प्लेस जाने के लिए 5-10 पैसे का टिकट लगता, जबकि सदर बाज़ार की तरफ से आने वाले 15 पैसे में यहाँ पहुँच सकते थे। और चांदनी चौक से कनॉट प्लेस के बीच 4 सीटर चलने लगे थे, जिन्हें फटफट कहा जाता था। इन फटफटों का भाड़ा भी तकरीबन बसों जितना ही था और ये फौजियों की पुरानी मोटरसाइकिलों के संशोधित संस्करण थे। उस समय आम शहरियों के बीच ये फटफट बहुत लोकप्रिय हो गए। जो अपनी पतलून की स्त्री और चुन्नटों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद थे, उनके लिए दक्षिण दिल्ली या विश्वविद्यालय से कनॉट प्लेस तक की टैक्सी की सुविधा भी थी। इस फासले में उसका खर्च 5-7 रुपये के आसपास बैठता था। अगर आप दिन में किसी भी समय कनॉट प्लेस से गुजरे तो थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए, हालाते हजीरा पर गौर फरमाने के लिए, लोगों से मिलने के वास्ते टेंट में दाखिल होने की इच्छा को नहीं दबा सकते थे। हालांकि कोऑपरेटिव के मौजूदा महाप्रबंधक के अनुसार काफ़ी हाउस में उस वक्त तकरीबन 150 लोगों के बैठने का इंतज़ाम था, जबकि टेंट के एक बेरे धीरज सिंह का दावा था कि टेंट के सुनहरे दिनों में यहाँ किसी भी समय 1000 के आसपास लोग जरूर होते थे। एक बार हम कोऑपरेटिव के आधिकारिक वक्तव्यों को माने तो कॉफ़ी हाउस में कुर्सियों के मुकाबले यहाँ खड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, वो भी 125 की अच्छी खासी तादाद बनती है। कॉफ़ी हाउस जैसे सार्वजनिक स्थान पर एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा होना निश्चय ही बड़ी बात थी, और इस ज़माने में कनॉट प्लेस में टेंट में किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए इतनी तादाद को छूना नामुमकिन था। यहाँ पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, नेता, कलाकार, चित्रकार, लेखक, तमाम तरह के लोग इकट्ठा होते थे। उनके आने की वजह अलग अलग थी। यह पूरी तरह से लोगों की चहल पहल और गपशप में डूबी रहती। धीरज सिंह के मुताबिक काफ़ी के शौकीनों की मेहरबानी से यहाँ काफ़ी के कप हर रोज़ कम पड़ जाते थे। जाहिर है कि इस तरह की भीड़ भड़के और अफरा तफरी में कोई भी एक चीज़ कम पड़ सकती थी, मगर जिस एक चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं थी वह था वक्त। यहाँ आने वाले काफ़ी के शौकीनों को न केवल कप में बची आखिरी बूंदों को चाटने की जल्दी रहती थी, और न सिर्फ इसलिए अपने डोसे टुकड़े को फटाफट चट कर जाने की कोई मजबूरी थी कि मेज़ साफ़ करने के लिए एक बेरा महोदय आपके इर्द गिर्द मंडराने लगे। यहाँ वक्त ही पैमाना अलग था। आप चाहें तो पूरे एक दिन एक ही टेबल पर गुजार सकते थे और कोई आपको एक भी बार टोकने वाला नहीं होगा। साहब, अब आप चलते बनिए, क्योंकि किन्हीं और सज्जन को कॉफ़ी पीनी है। जिन्हें अलग टेबल नहीं मिल पाती थी वो औरों की टेबल के आसपास जाकर बैठ जाते थे, और जिनकी किस्मत में वह यह भी नहीं होता था वो चौहद्दी की दीवार पर बैठ जाते थे, और कुछ लोग यूं ही खड़े खड़े कॉफ़ी पीते रहते थे, जबकि कुछ लोग खाने का ऑर्डर देकर टेंट के चारों ओर टहलने लगते थे। यह स्टोरी सौम्या बी वर्मा और सुमित राय द्वारा लिखी गई थी।